आशी बुआ को कविता की समस्या समझने में सिर्फ एक दिन लगा। सभी संबंधित व्यक्तियों से बात करके उन्हें अच्छा खासा अंदाज़ा हो गया कि कविता क्यों नाराज़ होकर पिछले 1.5 महीने से ससुराल छोड़ मायके में रह रही थी। अपने भैया भाभी की शादी की 30वीं सालगिरह पर बधाई देने आशी अपने छोटे बेटे राहुल के साथ कानपुर से दिल्ली आई थी। इस गश्त में सभी करीबी और ख़ास रिश्तेदार थे। उन्होंने इस मौके का फ़ायदा उठाया और समस्या की जड़ खोज निकाली। कविता घर से अलग रहना चाहती है, पर राजेश वैसा करने को तैयार नहीं। घर का 2 कमरे का अपना मकान होते हुए किराए में बेकार एक कमरे में 3-4 हज़ार फूकने की क्या ज़रूरत है। कविता के ससुराल दीवरवाल जी की नाराज़गी को आशी ने साफ महसूस किया था। मेरे सीधे साधे बेटे को बहुत ज़्यादा तेज लड़की मिल गई बहन जी, कविता की सास उर्मिला ने दुखी स्वर में उन्हें बताया। कविता को घूमने फिरने, बाहर खाने, खरीदारी करने, फिल्म देखने में बहुत दिलचस्पी है। बस घर गृहस्थी की जिम्मेदारियों का जिक्र करा नहीं कि उसका मुंह सूज जाता है। अब मायके में जमकर मेरे बेटे पर जबरदस्ती दबाव बना रही है। मेरी बात का बुरा मत मानना बहन जी, आपके भैया भाभी ने अपनी छोटी बेटी में चमक धमक व नखरे तो खूब पैदा करवा दिए, पर समझदारी ज़्यादा नहीं थी। जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा, आशी चौधरी ने उन दोनों को ऐसी तसल्ली बार बार दी, पर उनकी आँखों में बेटे बहू के अलगाव को लेकर संशय के भाव बने ही रहे। जब पैसे कम हो तो बचत की कीमत कविता समझ ही नहीं रही थी। आशी बुआ ने अपने भाई आनंद से इस विषय में चर्चा छेड़ी तो वे फौरन गुस्से से भड़क उठे। मेरी बेटी ससुराल में जाकर पिस रही है, बस उसकी दोनों नंदे काम में रत्ती भर हाथ नहीं बटाती। उसके सुख दुख की राजेश को ही फिक्र नहीं। मैं ये घर उसके नाम कर दूंगा बहन, वह सारी जिंदगी यहाँ रह लेगी, पर कायदे कानून और रीति रिवाज के नाम पर अत्याचार झेलने ससुराल जबरदस्ती नहीं भेजी जाएगी। अपने भाई का गुस्से से लाल हो रहा चेहरा देखकर आशी बुआ ने उन्हें समझाने बुझाने की कोशिश नहीं की थी। अपनी भाभी कमलेश से अकेले में बातें करते हुए उनकी आंखों में आंसू भर आए थे। जीजी, अभी कविता की शादी को साल भर भी पूरा नहीं हुआ है और वह नाराज होकर पति से दूर यहाँ रह रही है। दोनों में से कोई भी झुकने को, समझदारी की बात सुनने को तैयार नहीं होता। अपने घर में उनका संबंध टूटने तक की बात सुनती हूँ तो मन कांप उठता है। आप ही कोई रास्ता ढूंढो जीजी, नहीं तो मेरी बेटी का घर अच्छी तरह बसने से पहले ही उजड़ जाएगा। कमलेश का बिलख कर रोना आशी बुआ का मन बहुत भारी कर गया था। कविता की बड़ी बहन सुनंदा ने चिढ़े से लहजे में आशी बुआ को अपनी राय बताई। कविता और राजेश छोटे बच्चे नहीं हैं जो अपना भला बुरा ना पहचान सकें। जो इंसान किसी से हिर्स करके जिएगा वह सदा सुख तकलीफ में रहेगा ही।
कौन किससे हिस्स करता है? बुआ ने यह सवाल कई तरह से पूछा, पर सुनंदा ने अपनी बात कहा और ज़्यादा खुलासा नहीं किया। सुनंदा के पति मनोज से उन्हें एक महत्वपूर्ण सूत्र की जानकारी मिली। बुआ जी, यह राजेश बस देखने में ही सीधा है। मनोज ने कुछ कुरेदने पर गुस्से में काफ़ी आवाज़ में उन्हें बताया। उसने हमारी कविता के साथ मारपीट की। अरे, अगर आपके भाई को मैं ये बात बता दूं तो वे अपने अत्याचारी दामाद को गोली ही मार देंगे। आप जानती हैं कि हमारे घरों में किस तरह बात भाले फर्श से चल जाते हैं। बुआ जी, आप तो जानती ही हैं कि कविता मुझसे कुछ नहीं छिपाती है। ये बात किसी और को क्यों नहीं मालूम है। मैंने ही कविता को मना कर रखा है और वह ससुराल कब लौटेगी? तब तक नहीं जब तक राजेश उसे सही इज्जत और खुशियाँ देने को तैयार नहीं हो जाता। बुआ जी, अगर इस इंसान की गलत हरकतों पर पहली बार के बाद ही अंकुश नहीं लगाया तो हमारी कविता की उस घर में जिंदगी नर्क से बदतर हो जाएगी। बाहर गली में ले जाकर आशी ने राजेश के दिल की बातें पूरी गंभीरता से सुनी थी। बुआ जी, कविता की निगाहों में अपने जीजा के लिए जो एक सुपर हीरो की छवि है, वही हमारे बीच जबरदस्त मनमुटाव का कारण है। अपने मन की बात कहते हुए राजेश गुस्से में नजर आने के साथ साथ बहुत परेशान भी दिख रहा था। मेरी समझ में तुम्हारी बात नहीं आई है। आशी बुआ उलझन का शिकार बन गई। हमारी रोकना के दिल से लेकर आज तक मेरे कान पक गए हैं। कविता के मुंह से उसके जीजा का गुणगान सुनते हुए हर समय को मेरी तुलना अपने जीजा से करके मेरा खून फूंकती रहती है। बेटा, वह मनोज की इकलौती और लाडली साली है। क्या बातें चुभती है तुम्हें कविता की? बुआ जी, मैं मानता हूँ कि मनोज भाई साहब मुझसे ज़्यादा कमाऊ और रौबीले इंसान हैं, पर मैं उनकी कार्बन कॉपी बनकर नहीं जीना चाहता हूँ। क्या कविता चाहती है कि तुम उनकी कार्बन कॉपी बनो? बिल्कुल। वह अपने माता पिता से अलग हुए हैं तो मैं भी वैसा ही करूँ। वह हर हफ्ते बाहर का खाना खाते हैं तो हमें भी उसी तरह पैसे फूकने चाहिए। मैं भी महंगे कपड़े पहनने लगूं, टूटी फूटी इंग्लिश बोला करूं। मैं बता नहीं सकता कि आपकी भतीजी ने इस तरह की बातें करके मेरी इज्जत को कितनी ठेस पहुंचाई है। राजेश का दुख उसकी आवाज़ में साफ झलका। राजेश, उसकी बातों में नासमझी की झलक है, पर तुम तो समझदार हो। तुम दोनों का अलग अलग रहना तो बिल्कुल ठीक बात नहीं है। मैंने उससे साफ कह दिया है कि जब उसके दिमाग से जीजा की बड़कपन का नशा उतर जाए तभी वह मेरे पास लौटने की बात सोचे। उसे समझाना या डांट पटक कर सीधे रास्ते पर रखना अब बस में नहीं रहा है। बुआ, राजेश की नाराज़गी देखकर आशी बुआ की आंखों में पश्चाताप के भाव और ज़्यादा गहरे हो उठे थे। घर से निकलकर सड़क पर बुआ ने आखिरी में कविता के मन का हाल जानने की कोशिश की। शादीशुदा जिंदगी की मौज मस्ती को लेकर मेरे सारे अरमान, सारी सेज टूट कर बिखर चुकी है। बुआ,
कविता ने उदास लहजे में कहा, मेरी ससुराल का हर जना मेरी जिम्मेवारियों की, मेरे सुधरने और बदलने की बात करता है। किसी को मेरे सुख दुख या मेरी खुशियों की फिक्र नहीं है। क्या राजेश तुम्हें प्यार नहीं करता है? मुँह से हमेशा प्यार करने का भरोसा दिलाते हैं पर मेरे मन की बात समझते नहीं। क्या तुम्हारे मनोज जीजा को लेकर भी तुम दोनों के बीच में अनबन चलती है? जीजा जी के नाम से ही उन्हें चिढ़ होती है बुआ। मेरे ख्याल से राजेश मनोज से नहीं बल्कि हर वक्त तुम्हारे मुंह से मनोज की वाहवाही सुनकर चिढ़ता है बुआ। जीजा जी मेरे सबसे करीबी रिश्तेदार हैं। जब वे हैं ही बहुत अच्छे तो मैं उनकी बात क्यों ना करूं। जिस रिश्ते में कुछ भी गंदा और ख्याल नहीं है उस पर राजेश शक करे तो क्या यह मेरी गलती है? गुस्से के कारण कविता की आवाज़ में कंपन होने लगी। राजेश तुम दोनों के रिश्ते पर शक करता है बुआ। ठिठक कर रुक गई। कविता ने कोई जवाब नहीं दिया पर उसकी आंखों से आंसू बह चले। अचानक बुआ को कुछ याद आया और उन्होंने झटके से अगला सवाल पूछ लिया, क्या इसी शक के कारण राजेश ने तुम पर हाथ उठाना शुरू किया है? क्या राजेश ने आपको सब बता दिया है? कविता हैरानी से भर उठी। उसने कुछ नहीं कहा है। ये तो मेरा अंदाज़ा है। क्या मेरा अंदाज़ा ठीक है कविता? बुआ, राजेश ने पहली और आखिरी बार मुझ पर हाथ उठा लिया सो उठा लिया। मैं अगली सुबह ही मायके आ गई और तभी ससुराल लौटूंगी जब राजेश की अक्ल ठिकाने आ जाएगी। पल भर में आंसुओं की जगह कविता की आंखों में गुस्से की लाली नजर आने लगी। बेटी, जो मर्द से अलग होकर रहना अच्छा। बुआ, मैं सब संभाल लूंगी। कविता ने उन्हें हाथ हवा में उठाकर टोक दिया। आप राजेश के द्वारा जीजा जी और मुझ पर शक करने की बात किसी से भी न करना प्लीज़। मैंने किसी को भी कुछ नहीं कहा है। ये बात आम हो गई तो मारे शर्म के मैं जीवन में गड़ जाऊंगी। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। चल अब अंदर चले। बुआ ने कविता को कुछ समझाने की कोशिश नहीं की तो वह राहत के भाव आंखों में समेटे घर की तरफ मुड़ गई। उस रात आशी बुआ देर रात तक सो नहीं पाई। वे सिर्फ 4 दिनों के लिए भाई के घर आई थी। वापस लौटने से पहले वे कविता की प्रॉब्लम को जड़ से दूर करना चाहती थी, इसलिए वे देर रात तक सोच विचार में डूबी रही। उस रात मनोज, सुनंदा और उनके दोनों बच्चे वापस अपने घर नहीं गए थे। आशी बुआ के जोर देने पर मनोज ने सुनंदा और बच्चों को 3 दिनों के लिए वहीं रहने की इजाज़त दे दी। अगले दिन शाम को आशी बुआ सुनंदा के दोनों बच्चों के साथ पास वाली मुख्य सड़क पर टहलने निकली। उन्होंने नोट किया कि इस सड़क पर पहुंचते ही जो 2 बस से बड़ी इमारतें नजर आती थी वे नर्सिंग होम थे। बाईं तरफ 50-60 मीटर दूर आलोक नर्सिंग होम था। दाईं तरफ करीब इतनी ही दूरी पर ज्योति नर्सिंग होम था। दोनों ही बहुत पुराने और आसपास के इलाके में खूब मशहूर थे। इन दोनों में शहरी भी आते थे और आसपास के कस्बे के लोग भी। इन्हीं दोनों नर्सिंग होम को आधार बनाकर आशी बुआ ने कविता की आंखें
खोलने व पति पत्नी के रिश्ते का ज़रूरत समझाने का काम अगले दिन दोपहर में की। उस समय घर में सिर्फ कविता मौजूद थी। बुआ ने अपनी भाभी कमलेश को अपनी बचपन की सहेली रंजना के घर बहाने से भेज दिया, जिसके पिता पुलिस में कांस्टेबल थे। उनकी ही प्रार्थना पर चाचेरे भाई की लड़की अनीता ने सुनंदा को बच्चों समेत अपने घर खाने पर बुला लिया था। उनके भैया आनंद सुबह काम पर चले ही गए थे। अपने बेटे राहुल को उन्होंने पड़ोसी मेवालाल जी के बेटे की मोटरसाइकिल पर सुबह भिजवा कर सारा इंतज़ाम पूरा कर लिया था। आशी बुआ का सारा नाटक दोपहर 12 बजे के आसपास शुरू हुआ। कविता ने सब कुछ कमरे की खिड़की पर पड़े पर्दे की ओट में छिपकर देखा सुना था। कविता की ससुराल ज़्यादा दूर नहीं, 4-5 किलोमीटर पर थी। वहाँ से राहुल कविता की सास उर्मिला को मोटरसाइकिल पर पीछे बैठाकर सबसे पहले ले आया। राहुल ने घबराए अंदाज में उन्हें सिर्फ इतना बताया था कि माँ ने आपको फौरन लिवा लाने का आदेश देकर भेजा था। उर्मिला के कुछ पूछने से पहले ही आशी बुआ ने डरी व घबराई आवाज़ में उनसे कहा, बहन जी, राजेश और उसके पिताजी को मैंने सुबह यहाँ बुलाया था कविता की वापसी के बारे में बात करने के लिए। उनके खाने के लिए जो सांभर बड़ा महंगाया वह स्वाद में अच्छा पर जहरीला निकला। वे दोनों नर्सिंग होम में भर्ती हैं इस वक्त। होम उर्मिला के चेहरे का रंग फौरन उड़ गया। क्या तबीयत बहुत बिगड़ गई है? कौन से नर्सिंग होम में भर्ती है? मुझे ले चल उनके पास बेटा। आंटी, मैंने जीजा जी को ज्योति नर्सिंग होम में भर्ती कराया था। कुछ देर बाद अंकल को पड़ोस वाले मेवालाल अंकल नर्सिंग होम लेकर चले गए थे। हम पहले कहाँ चले? राहुल ने मोटरसाइकिल घुमाते हुए पूछा। पहले अपने अंकल से मिला दे बेटा, वे बीमारी में बड़ी जल्दी घबरा कर हौसला खो देते हैं। घबराहट के कारण काँप रही उर्मिला उचक कर पीछे बैठी और राहुल उन्हें लेकर मुख्य सड़क की तरफ चला गया। पर्दे के पीछे छिपी कविता ने सब कुछ देखा सुना था। करीब 20 मिनट बाद सुनंदा रिक्शे से घर पहुंची। उसे बुआ ने फ़ोन करके फौरन अकेले लौट आने का आदेश दिया था। बुआ ने उसे वही जानकारी दी जो उर्मिला को दी थी, पर राजेश के पिता की जगह अपने भाई आनंद का नाम लिया और राजेश की जगह उसके पति मनोज का। सुनंदा जिस ऑटो से आई थी उसी से लौट चली। मुख्य सड़क पर पहुंचकर ऑटो दाईं तरफ मुड़ा। उधर ज्योति नर्सिंग होम था, जिसमें मनोज की तरफ भर्ती होने की जानकारी उसे बुआ ने दी थी। एक एक करके मनोज, राजेश के पिता, फिर राजेश और अंत में कविता की माँ कमलेश घर पहुँचे। बुआ फूड पॉइजनिंग की कहानी हर एक को गेट पर खड़ा करके सुनाती। डर और घबराहट का अभिनय वे हर बार पहले से बेहतर कर रही थी। आने वाले को किसी अपने करीबी में से एक व्यक्ति को पहले किसी नर्सिंग होम में देखने जाने का फैसला बहसवासी की हालत में फौरन करना पड़ता। बुआ किसी को सोचने का बिल्कुल समय नहीं दे रही थी। मनोज को अपनी लाडली साली और पत्नी में से
चुनाव करना पड़ा और वह सुनंदा को पहले देखने गया। राजेश ने अपनी माँ उर्मिला और कविता के बीच में अपनी जीवन संगिनी को पहले देखने जाने का निर्णय लिया। दीगरवाल जी अपनी पत्नी उर्मिला का हाल चाल जानने को बाई तरफ आलोक नर्सिंग होम गए, जबकि उनके बेटे राजेश के ज्योति नर्सिंग होम में होने की जानकारी बुआ ने उन्हें दी थी। सिर्फ कमलेश अपवाद साबित हुई। अपने पति और बेटी के बीच में उन्होंने सुनंदा को पहले देखने जाने का फैसला किया था। अपने भाई के गुस्सैल स्वभाव को देखते हुए बुआ ने आनंद को नाटक का हिस्सा नहीं बनाया था। पर्दे के पीछे छिपी कविता को बुआ के नाटक की पूर्व जानकारी कतई नहीं थी। किसने पहले किसे देखने जाने का चुनाव किया था, यह जानकारी देने के अलावा बुआ ने कविता से सारे समय नाटक को लेकर कोई चर्चा नहीं करी। कमलेश की आंखों से ओझल हो जाने के बाद बुआ ने कविता को आवाज़ देकर अपने पास बुला लिया। बुआ, जब नर्सिंग होम में कोई मरीज भर्ती है ही नहीं तो कोई भी यहाँ वापस क्यों नहीं लौटा है? सामने आते ही कविता ने उलझन भरे स्वर में बुआ से सवाल पूछा। वे सभी छोटी सी पार्टी का आनंद अपने दोस्त के घर में ले रहे हैं। बुआ रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराई। किसने दी है पार्टी? मैंने। भला किस लिए बुआ? पार्टी मैंने दी है और कारण भी देर सवेर पैदा हो जाएगा। बुआ अचानक हंसी तो कविता की उलझन और बढ़ गई। बुआ, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, कविता ने कहा। जो कुछ भी आपने किया है उसके द्वारा आप मुझे कुछ सीख देना चाहती हैं। मैं इतना समझ रही हूँ, पर क्या है वह सीख? अब आप हंसना मुस्कुराना छोड़कर मुझसे सीधी सीधी बात कहो। तू पहले फटाफट घर का ताला लगा। सब लोग हमारे आनंद के यहाँ बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। बेचारा राहुल किसी को नाटक के बारे में कुछ भी नहीं समझा पा रहा होगा। उन सबसे पहले रास्ते में आप मुझे समझाना सारा चक्कर। ऐसा कह उलझन का शिकार बनी कविता घर में ताला लगाने के काम में लग गई। आनंद की घर की तरफ बढ़ते हुए आशी बुआ ने कविता का हाथ पकड़ा और संजीदा लहजे में बोली, बेटी, तूने देख लिया था कि आज हर व्यक्ति को अपने जीवन साथी की, अपनी संतान, अपने माता पिता या रिश्तेदार की तुलना में फर्क ज़्यादा थी। सिर्फ तेरी माँ इसका अपवाद नहीं और उनके अनोखे व्यवहार के बारे में मैं अपने विचार तुझे बाद में बताऊंगी। बुआ, मेरी समझ से हर किसी को अपने जीवन साथी की ज़्यादा जुआड़ होना स्वाभाविक है। पति पत्नी किस उम्र के हैं, इसका ज़्यादा प्रभाव इस बात पर नहीं पड़ता है। कविता ने अपना मत प्रकट किया। तुम ठीक कह रही हो, इकलौता बेटा प्यारा है, पर उससे पहले तेरी सास उर्मिला अपने पति धीरजवाल जी का देखने गई। मनोज की तुमसे बहुत अच्छी पटती है, पर वह सुनंदा को देखने भागा चला गया। राजेश से तुम आज कल नाराज चल रही हो, पर अगर मौका पाता तो तुम उसे पहले देखने जाती, या पहले जीजा को या अपने पिता को। अभी फैसला बताना कठिन है, पर बहसबाजी की हालत में शायद राजेश को ही देखने भागती। औरों से भिन्न नहीं हूँ मैं बुआ,
कविता ने सोचपूर्व लहजे में जवाब दिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। कविता, शादीशुदा जिंदगी की फिल्म में हीरो हीरोइन की भूमिका पति पत्नी ही निभाते हैं। उनके आपसी संबंधों में कितने भी उतार चढ़ाव आए पर जरूरत के समय वे दोनों ही एक दूसरे के सच्चे साथी, शुभ चिंतक और मददगार साबित होता है। मेरे नाटक के क्या आज इस बात को सिद्ध नहीं किया है? बिल्कुल सिद्ध किया है बुआ। कविता ने फौरन हामी भरी। तुम ऐसी फिल्म को किस खाने में रखोगी जिसकी हीरोइन या हीरो अपनी किसी इच्छा, मांग, जिद या कैसी भी परिवर्तन की चाह को कारण एक दूसरे से दूर होते चले गए? ऐसी फिल्म तो रोने वाली फिल्म बनेगी बुआ। बेटी राजेश और तुम्हें एक दूसरे से शिकायतें होगी, तुम दोनों में ही कमियां हैं, पर बड़ी बात यह है कि आज की तारीख में एक दूसरे से नाराज होकर तुम अलग अलग रह रहे हो। क्या तुम अपनी शादीशुदा जिंदगी की फिल्म को एक दुखद फिल्म बनाना चाहती हो? बड़ी सड़क पर पहुंच बुआ रुक गई और कविता के चेहरे पर नजरें गड़ाकर उन्होंने अपना सवाल पूछा। कोई भी पत्नी ऐसा नहीं चाहेगी, कविता ने गंभीर लहजे में जवाब दिया। क्या यह जवाब तुम सोच समझ कर दे रही हो? हाँ बुआ। तब क्या तुम बता सकती हो कि मैंने आज की पार्टी किस खुशी में दी है? बुआ ने अर्थपूर्ण लहजे में सवाल पूछा। मैं एक नहीं बल्कि दो कारण बताऊंगी। कविता शरारती अंदाज में मुस्कुराई। पहला कारण तो यह है कि मैं अपने हीरो राजेश के साथ आज अपने घर लौट जाऊंगी और ये आपके लिए बहुत खुशी की बात है। और वह दूसरा कारण क्या हो सकता है जिसका मुझे भी नहीं पता बुआ? अपने नाटक में कुशल अभिनय व उसका सफल निर्देशन रहने की खुशी को आप पार्टी देने का दूसरा कारण मान सकती हैं। आप अपनी इस हॉबी को गंभीरता से ले तो एक दिन पूरे देश में आपका नाम गूंज उठेगा। क्या तुम मेरी टांग खींचने की कोशिश कर रही हो? बुआ ने बनावटी अंदाज में आंखें तरेरी। नहीं मेरी प्यारी बुआ। कविता उनके गले लगकर भावुक लहजे में बोली। आपके नाटक में मुझे तेज झटका लगा कर मेरी आंखें खोल दी है। अपने हीरो राजेश की मैं मनोज जीजा जी से तुलना बंद कर दूंगी। हर कदम पर अपने हीरो के साथ रहकर मैं अपनी जिंदगी के सारे कड़वे मीठे अनुभवों से नहीं गुजरी तो अंत में मूर्ख बनकर नुकसान उठाएगी। यह सीख मैंने अपने दिल में उतार ली है। आशी बुआ ने प्यार से कविता का माथा चूम लिया। इस जगह से मैं पहले ही 6 व्यक्तियों को होटल पहुंचाने का काम करके थक चुका हूँ। मुझे नहीं मालूम था कि आप दोनों को लेने भी मुझे आना पड़ेगा। माँ, यहाँ खड़े होकर गपशप करने की क्या जरूरत है? नाराज नजर आ रहे राहुल की आवाज सुनकर बुआ भतीजी अलग हुए और अपनी अपनी आंखों से निकले आंसू पोंछते हुए आनंद के सर की तरफ बढ़ चले। आशी बुआ ने कविता को आखिर में कहा, बेटी, हम लोगों के पास रहने खाने का ठीक ठाक पैसा अब पहली बार मिल रहा है। अब तक तो हम लोग ऊंची जातियों के लोगों के इशारों पर चलते थे, उनके हुक्म मानते थे। उनके तौर तरीके दूसरे हैं। उनकी नकल करके एक अपनी जिंदगी खराब ना करो। राजेश की कमाई इतनी नहीं है कि हीरो बना फिरता रहे और तुम्हें नया मकान दिला सके, और न मनोज की कमाई परमानेंट रहने वाली है जिस पर तू इतरा रही है। जो मिला है उसे सहेज कर रख।
मेरी बच्ची आनंद के पास पहुंचकर जिस प्यार भरे अंदाज में कविता अपने हीरो राजेश की तरफ देखकर मुस्कुराई, उसे नोट करके आशी बुआ का दिल गदगद हो उठा। मन ही मन उन दोनों को खुशी रहने का आशीर्वाद देकर वे वहां उपस्थित लोगों के नाटक से जुड़े सवालों का जवाब देने को तैयार हो गई।